नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अपना टॉपिक चल रहा था नीड से रिलेटेड। उसमें अपन देख रहे थे वर्गीकरण, अपन देख रहे थे क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। उसी को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। बीच में मैंने एक जूलॉजी का लेक्चर भी डाला था, उसमें भी आपका क्या चल रहा है आपका कि जंतु जगत का वर्गीकरण में कैसे क्या अपने हेरारकी क्रम क्या था, वो सारा टॉपिक था। तो अभी देखते हैं अपन वर्गीकरण। वर्गीकरण अपन ने देखा था प्राकृतिक वर्गीकरण क्या होता है, कृत्रिम वर्गीकरण क्या होता है। अब इसमें कुछ इस साइंटिस्ट के वर्गीकरण से संबंधित अपन टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला साइंटिस्ट है आपका लीनियस, कैरोलस लीनियस, जिसमें अपन देखते हैं लीनियस का वर्गीकरण। अब देखो लीनियस का जो वर्गीकरण है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो देखेंगे अपन। वैसे तो लीनियस का लंबा चौड़ा वर्गीकरण है, पर अपने सिलेबस में लीनियस के वर्गीकरण का कितना क्या रोल है वो अपन डिटेल से देखेंगे। तो अपन देखते हैं लीनियस का वर्गीकरण। तो जो सबसे पहले आता है लीनियस का वर्गीकरण किस पे आधारित था? लैंगिक पद्धति या लैंगिक गुणों पर आधारित था। लैंगिक लक्षण भी कह सकते हो या लैंगिक गुणों पर आधारित था। लैंगिक लक्षणों पर आधारित था। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये आई कि कोई भी पादप है या जंतु, उसके लैंगिक लक्षण क्या, उसके आधार पर अपन ने क्या देखा था? लीनियस का वर्गीकरण। तो लीनियस का वर्ग लैंगिक यानी कोई भी जंतु है या पौधा है तो उसके लैंगिक लक्षण क्या है? पुष्प की आकृति कैसा है, कैसी है, सॉरी, पुष्प का रंग कैसा है, पुंकेसर कैसे हैं, स्त्री केसर, ये सब किस में आ जाएंगे? आपके लैंगिक लक्षणों में। तो अपना पहला है आपके लैंगिक जो वर्गी। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लीनियस की पद्धति कैसी थी? आपकी लैंगिक पद्धति थी। इसके अलावा देखते हैं इसने क्या किया, इसने क्या किया, पौधों को 14 वर्गों में बांटा, सॉरी 24 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में बांटा इन्होंने? 24 वर्गों में बांटा। इनमें से 23 तो क्या थे आपके? पुष्पीय पादप। 23 तो थे पुष्पीय, और एक वर्ग यानी 24वां कैसा था आपका? अपुष्पीय पादप। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, 24 वर्गों में बांटा, जिनमें से 23 तो कैसे थे आपके? पुष्पीय, और एक वर्ग कैसा था आपका? अपुष्पीय। ठीक है, तो ये लीनियस का वर्गीकरण देखते जा रहे। इसके अलावा जो 24वां वर्ग था उसमें क्या क्या थे ये देखो। शैवाल। 24वें में क्या क्या थे आपके? शैवाल आ गए, कवक आ गए। 24वें वर्ग में क्या आ गया आपके? शैवाल है, कवक है, मोस है, फर्न है, टेरिडोफाइट्स, मोस है आपके, इधर लिख देती हूँ, फर्न है। ये सब किसमें थे आपके? 24वें वर्ग में। ये सब किसमें थे आपके? 24वें वर्ग में। कौन कौन थे? मोसेज आ गई, फर्न आ गए। तो लीनियस ने क्या किया? लैंगिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण दिया। किसके आधार पे दिया? लैंगिक लक्षणों के आधार पे दिया। 24 वर्गों में बांटा, 23 पुष्पीय थे और 24वां कैसा था? अपुष्पीय। इसमें शैवाल, कवक, मॉस, फर्न वगैरह के आगे आपके इंक्लूड हो गए। अब देखते हैं इसकी और क्या विशेषता थी। इसके अलावा इनकी जो बुक थी वो ध्यान रखनी है अपने को। स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, इनकी बुक कौन सी थी आपकी? स्पीसीज प्लांटेरम। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट है। ये था आपका किसका? लीनियस का वर्गीकरण। लैंगिक लक्षणों पे आधारित, इतने वर्गों में बांटा, अपुष्पीय ये थे, और बुक क्या थी आपकी? स्पीसीज प्लांटेरम। तो ये लीनियस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, अब अगला वर्गीकरण देखते हैं अपन आइंगलर का। अगला वर्गीकरण किसका? आपका आइंगलर का। उसमें क्या क्या थे वो अपन डिटेल से देखते हैं। अगला वर्गीकरण है आपका आइंगलर का। अब आइंगलर महोदय ने क्या किया था वर्गीकरण में, वो अपन देखते हैं। इंकलर भी बोलते हैं इसको, आइंकलर भी बोलते हैं।
इंकलर का वर्गीकरण। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इनका संध्यान रखना 1875 1875। सबसे पहले तो क्या हो गया, इनका सन देखना 1875। इसके अलावा क्या करते हैं, इन्होंने संपूर्ण पादप जगत को दो वर्गों में बांटा। संपूर्ण पादप जगत को दो भागों में बांटा। पादप जगत को दो भागों में बांटा। वो दो भाग कौन कौन से थे वो भी अपन को देखना है। दो भागों में बांटा, कौन कौन से, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स और दूसरा क्या आपका, फेनेरोगेम्स। फेनेरोगेम्स। तो जो इंकलर था उन्होंने क्या किया, 1875 में वर्गीकरण दिया और संपूर्ण पादप जगत को दो वर्गों में बांटा, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। ठीक है। इसके अलावा क्रिप्टोगेम्स में किसको रखा और फेनेरोगेम्स में, क्रिप्टोगेम्स में उनको रखा जिनके जनन अंग छुपे हुए होते हैं। जनन अंग छुपे हुए होते हैं, छुपे रहते हैं। जैसे थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा। इनमें क्या होते हैं, इनके जो जनन अंग होते हैं, प्रोथेलस है, स्त्रीकेशर है, पुंकेशर है, वो एक जैकेट से, एक बंदे आवरण से क्या रहते हैं, आपके कवर्ड रहते हैं। तो क्रिप्टोगेम्स का मतलब होते हैं जिनके जनन अंग छुपे हुए हैं, वो सब किस में आ जाएंगे, आपके क्रिप्टोगेम्स में। ये किसने कहा था, आपका आइंगलर ने। इसके अलावा इनके और क्या लक्षण हैं, इनमें पुष्प, फल व बीज नहीं बनते हैं। क्रिप्टोगेम्स में इनमें पुष्प, फल व बीज, ना पुष्प बनेंगे, ना फल बनेंगे, ना बीज बनेंगे, नहीं बनते। ये इंपॉर्टेंट चीज। तो इनमें मुख्यतः कौन सा जनन होगा, कायिक जनन होगा। क्रिप्टोगेम्स वो होते हैं जिनमें जनन अंग छुपे रहते हैं, बंदे जैकेट से कवर्ड रहते हैं। और इसमें कौन कौन आते हैं, आपके थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इनमें ना पुष्प बनेंगे, ना फल बनेंगे और ना बीज बनेंगे। तो मुख्यतः जनन कौन सा होगा, आपका अलैंगिक जनन इनमें होगा। ये था आपका आइंकलर का वर्गीकरण। अब इसको देखते हैं अपन, इसको रेखांकित या रेखा रूप में देखते हैं कैसे क्या इन्होंने वर्गीकृत किया। इसको आपको माइंड में रखना है। इससे क्या होगा, आपका बेसिस या बेस तैयार हो जाएगा, जिससे पता चलेगा कि वर्गीकरण का आधारभूत क्या है। अब जब अपन डिटेल से पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अपन देख रहे हैं प्लांट किंगडम या वनस्पति जगत। प्लांट किंगडम या वनस्पति जगत। प्लांट किंगडम बोल दो या वनस्पति जगत, एक ही बात है। वनस्पति जगत, इसको ढंग से समझ लेना। ये इसको बनाना तो बनाना ही आपको। प्लांट जगत को इन्होंने क्या किया, दो में बांटा। अभी अपन ने देखा था पुष्पी और अपुष्पी पादप। कौन कौन से, पुष्पी पादप और अपुष्पी पादप, मतलब क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। अपुष्पोद्भिद बोला इन्होंने। अपुष्पोद्भिद मतलब क्रिप्टोगेम्स, पुष्पोद्भिद का मतलब फेनेरोगेम्स, पुष्पोद्भिद का मतलब फेनेरोगेम्स। तो इन्होंने बताया कि पादप दो प्रकार के होते हैं, वो जिनमें पुष्प आते हैं, वो जिनमें पुष्प नहीं आते। उसके आधार पे दो में बांटा, पुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद, मतलब क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। अब फर्दर देखते हैं इनकी कौन कौन सी शाखाएं। इनमें भी होंगे निम्न और उच्च। निम्न में मतलब लोअर कैटेगरी में कौन आ जाएगा, निम्न में आ गया आपके थैलोफाइटा। निम्न का एग्जाम्पल है आपका थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब होता है पादप शरीर जड़, तना और पत्ती में बटा हुआ नहीं रहता है। पादप शरीर जड़, तना और पत्ती में अगर विभेदित नहीं है तो वो समूह क्या कहलाता है, आपका थैलोफाइटा समूह कहलाता है।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उच्च में कौन आ जाएगा आपके, मतलब अपुष्पोद्भिद का उच्च। इसको इन्होंने दो समूह में बांटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। कौन कौन से आपके, ब्रायोफाइटा जिन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, ये है आपके। दूसरा है आपका टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अगला क्या आपका, टेरिडोफाइटा। अब देखो थेलोफाइटा को फर्दर अपन ने 3 वर्ग में बांटा है। थेलोफाइटा को फर्दर 3 में, किसमें, जीवाणु या बैक्टीरिया, क्योंकि इनका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता। थेलोफाइटा, शैवाल आ गया आपके, और कौन आ गया आपका, कवक। अब चलते हैं अपन पुष्पोद्भिद में। इनको दो में बांटा, नग्न बीजी व आवर्त बीजी। जिम्नोस्पर्म, नग्न बीजी यानी जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और आवर्त बीजी यानी एंजियोस्पर्म, आवर्त बीजी, एंजियोस्पर्म। तो इन्होंने बताया कि पादप जगत क्या होता है। पुष्पोद्भिद को फिर से दो में बांटा, फेनेरोगैम्स को नग्न बीजी और आवर्त बीजी। नग्न बीजी में जिम्नोस्पर्म, मतलब इनके सीड पे आवरण का अभाव होगा, वो अपन डिटेल से देखेंगे, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों के। अगला क्या आपके, आवर्त बीजी। इसको फिर से अपन बांट सकते हैं एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री, मोनोकोट और डाइकोट। इसकी दो शाखाएं हैं आपकी, एक बीजपत्री जिसमें एक बीजपत्र उपस्थित हो, और दूसरा क्या होगा, द्विबीजपत्री जिसमें दो बीजपत्र उपस्थित हो। द्विबीजपत्री मतलब ज्यादातर आपकी दालें। तो ये था आपका आइंकलर का वर्गीकरण। एक बार इसको अपन फिर से देखते हैं। आइंकलर ने क्या कहा था कि जो पादप जगत है उसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। अपुष्पोद्भिद मतलब जिनमें पुष्प का निर्माण नहीं होता है, पुष्प का निर्माण नहीं होता है, पुष्प का निर्माण नहीं होगा, वो क्या होंगे आपके, अपुष्पोद्भिद। और जिनमें पुष्प का निर्माण होगा वो क्या होंगे, पुष्पोद्भिद या फेनेरोगैम्स। इसके अलावा अपुष्पोद्भिद में ना तो पुष्प बनेंगे, ना फल बनेंगे, ना बीज बनेंगे। इसके अलावा इनके जो जनन अंग होंगे बंधे आवरण से ढके रहेंगे, स्टेरॉइड जैकेट्स पाए जाएंगे। जब हम थेलोफाइटा, टेरिडोफाइटा वगैरह पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अपन अभी क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट का क्यूरोसिटी, सब्जेक्ट का जो रिलेशन है या उसका जो बेसिक फंडा वही देख रहे हैं। अभी अपन इतने डिटेल में नहीं जा रहे, पर आपको जब बेसिक समझ में आएगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे। बेसिक्स के बिना कुछ नहीं होता। मैंने पहले भी कहा है कि पेपर हमेशा बेसिक से आता है, तो आपको जो वर्गीकरण है उसका बेसिक फंडा पता होना चाहिए। ठीक है, अब अपुष्पोद्भिद को फिर से दो कैटेगरी, निम्न कोटि के और उच्च कोटि के। निम्न में कौन आ जाएगा, थेलोफाइटा, मतलब पादप शरीर जड़, तना और पत्ती में बटा हुआ नहीं होता है। पादप शरीर जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं होगा, तो वो कौन होगा आपका, थेलोफाइटा। थेलोफाइटा के हैं जीवाणु, शैवाल और कवक। उच्च कोटि में ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा पादप जगत का उभयचर, टेरिडोफाइटा फंड वगैरह। इधर चलते हैं पुष्पोद्भिद में, नग्न बीजी और आवर्त बीजी। नग्न बीजी का मतलब इनके बीज पे आवरण नहीं होगा। कहने का मतलब होता है इनके फल भित्ति, मतलब फल के चारों ओर फल भित्ति का निर्माण नहीं होता है, या अंडाशय में क्या होगा आपके बीजों का निर्माण नहीं होता। अपन इसको डिटेल से देखेंगे। इनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। फिर आते हैं आवर्त बीजी। इनको दो में बांटा, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ये वर्गीकरण था आइंकलर का। अगला देखते हैं अपन ओसवाल और टिप्पो का। अपन देख चुके हैं ओसवाल और टिप्पो ने कैसा दिया था, जातिवृत्तीय वर्गीकरण दिया था। कैसा वर्गीकरण दिया था आपका, जातिवृत्तीय वर्गीकरण दिया था। किसने, ओसवाल और टिप्पो ने। तो वो देखते हैं उसमें क्या क्या था। तो अब अगला वर्गीकरण देखते हैं अपन ओसवाल और टिप्पो। ओसवाल्ड टिप्पो ये साइंटिस्ट का नाम है, पहले भी आ चुका आपके।
ओसवाल्ड और टिप्पो ने क्या किया था, जातिवृत्तीय वर्गीकरण दिया था। अब देखो इन्होंने क्या किया, कब दिया था, सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है 1942 1942 में दिया था इन्होंने जातिवृत्तीय वर्गीकरण। कब दिया, 1942 में दिया। अब इन्होंने इसमें क्या किया, इन्होंने पादप जगत को दो उप जगतों में बांटा। पादप जगत को क्या किया, दो उप जगतों में बांटा। कितने उप जगत बांटे, दो उप जगतों में बांटा। कौन कौन से थे वो अपन देखते हैं थोड़ा थोड़ा। तो इन्होंने पादप जगत को दो उप जगतों में बांटा और इनका वर्गीकरण था फाइलोजेनी के आधार पे था, जातिवृत्त के आधार पे था। जातिवृत्त या फाइलोजेनी, इसका मतलब समझ लीजिए, आपको ये वर्ड बार बार आएगा जूलॉजी में। फाइलोजेनी का मतलब होता है इनके पूर्वज कैसे थे, इनमें जो परिवर्तन हो रहा है और इनके पूर्वजों में परिवर्तन से वर्तमान जीवों का विकास हुआ। सॉरी आप ये कह सकते हो इवोल्यूशन, उद्विकास। तो इनका जातिवृत्त, जैसे हेक्कल ने दिया था पुनरावर्तन का सिद्धांत, जाति मतलब इनकी पहले वाली जातियां कैसी थी, उनमें क्या परिवर्तन हुआ जिससे नई जाति का विकास हुआ। तो ये इनके इसके आधार पर ये वर्गीकरण था। दो उपजगतों में बांटा था, कौन कौन से वो देख लेते हैं अपन। थैलोफाइटा और एम्ब्रोफाइटा। इन्होंने किस में बांटा, थैलोफाइटा, ज्यादा अंतर नहीं है पिछले वाले इसमें। और दूसरा है एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियो का मतलब जहाँ एम्ब्रियो का निर्माण होता है, जहाँ भ्रूण का निर्माण होता है। देखो अगर आपके पिछला टॉपिक याद नहीं है तो अगले में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि टॉपिक स्टेप बाय स्टेप चल रहे, एक एक सीडी बाय सीडी चल रही। ये कब आएगा, जब आप अगली सीडी पे कब जाओगे, जब पिछली सीडी पे आप सेफ खड़े हो। अगर पिछली सीडी गायब है तो अगली सीडी पे जाओगे, जंप मारोगे तो गिर भी सकते हो। इसलिए अपन को स्टेप बाय स्टेप चलना है, सीडी बाय सीडी चलना है। इसके पीछे रीजन ये कि आपका एक टॉपिक दूसरे से जुड़ा हुआ। अपन ने पढ़ा था एम्ब्रोलॉजी। अब एम्ब्रोलॉजी और एम्ब्रियोफाइटा का क्या रिलेशन है, फाइटा यानी पादप, फाइटा यानी पादप, एम्ब्रियो यानी भ्रूण। तो एम्ब्रियोफाइटा में वो पादप आएंगे जिनमें भ्रूण का निर्माण होता है, वो किस में आ जाएंगे, आपके एम्ब्रियोफाइटा में। तो ये आपस में को रिलेटेड है, आपस में जुड़े हो, आप लोग इसका ध्यान रखोगे। देखो मैं मेहनत कर रही हूँ, आप मेरे से 400 गुना ज्यादा मेहनत करोगे तभी आपका नीट क्रैश होगा। और ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, आपके पास गोल्डन टाइम चल रहा है। आराम से घर पे रहिए और आराम से अच्छे से तैयारी कीजिए। अभी तो इतने साधन उपलब्ध है कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं है। आराम से आप मैटर कलेक्ट कीजिए, ऑनलाइन है आपका। आजकल तो टीवी वगैरह में भी कई ऐसे आपके पॉइंट्स मिल जाते हैं, आपकी क्लासें मिल जाती हैं, चैनल्स पे मिल जाती है। नेशनल ज्योग्राफी है, एनिमल प्लांटेन है, इसके अलावा आपके बहुत सारी क्लासें प्रोवाइड हो रही है। तो आपको इधर उधर घूम के अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठ के अच्छे से स्टडी कर सकते हो। पिछले साल ही एक बच्चा, ग्रामीण इलाके का बच्चा था, उसने नीट क्रैश किया ऑनलाइन क्लासों से, और वो भी सीनियर के साथ साथ। वो भी क्या किया उसने, सीनियर के साथ साथ। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो इम्पॉसिबल है। और अपन तो ऊपर से इंडियंस हो रहे हैं, तो अपन तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना में वैसे ही माहिर है, इसलिए अपन सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, ये नहीं सोचना इस बार मेरा सीनियर था, सीनियर के साथ क्यों नहीं हो सकता। कोर्स क्या 11th 12th की एनसीईआरटी, अपन एनसीईआरटी तो पढ़ रहे हैं, अपन एनसीईआरटी ही तो फॉलो करते। देखो मैंने नोटिस किया है कि हिंदी मीडियम के बच्चों की थोड़ी दिक्कत थी। इंग्लिश मीडियम के लेक्चर आपको इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाते हैं, पर हिंदी मीडियम वाले नहीं होते। उसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैंने ये लेक्चर्स स्टार्ट किए। तो आपकी ड्यूटी है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर आपका राइट है कि आप जो भी आपको मैटर मिल रहा है, मैं अच्छे से अच्छा देने की कोशिश कर रही हूँ, और मेरे हिसाब से इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, बेसिक्स है, अभी आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। तो जब बेसिक्स आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आगे हायर और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अपना चल रहा था किसका, ओसवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन चल रहा था। उसने दो उपजगतों में बांटा, थैलोफाइटा और एम्ब्रोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब वही है, प्लांट बॉडी क्या होगी, जड़, तना और पत्ती में बटी हुई नहीं होगी। अब देखो मैं लिख देती हूँ इसमें, इसको मैं हटा देती हूँ, इसके थैलोफाइटा के कैरेक्टर लिख देती हूँ मैं आपको।
पहला करेक्टर है, आप जैसे 11th क्लास में जाते हो आपको थैलोफाइटा बताया जाता है। पादप शरीर जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं होता। पादप शरीर जड़ तना व पत्ती में विभेदित नहीं होता। पहला करेक्टर है आपके थैलोफाइटा, विभेदित नहीं होता। तो पादप शरीर क्या होगा, जड़ तना और पत्ती में विभेदित नहीं होगा। दूसरा करेक्टर क्या है, अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं के द्वारा होगा। अलैंगिक जनन किसके द्वारा होगा आपका, अलैंगिक जनन चल बीजाणु, जल बीजाणुओं से। कहने का मतलब है इसमें एक ऐसी संरचना बनेगी जो क्या करेंगे, पानी के साथ गति करेंगे और उन्हीं से क्या होगा आपका अलैंगिक जनन होगा। तो मिल गई ना पादपों में गति, सजीवों का एक लक्षण है उनमें गति पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा जीवन चक्र में बनने वाला जो युग्मनज होगा, ये कह सकते हैं युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन, जो आपका जाइगोट होता है युग्मनज होगा, उसमें क्या होगा आपका अर्धसूत्री विभाजन। युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन से नए पादप का निर्माण, नए पादप का निर्माण होगा। देखो इस चीज को ध्यान से देखना आप, कह क्या रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन वैसे मुख्यतः कहाँ होता है आपके, जब क्या बोलते हैं इसको, युग्मक जनन की क्रिया होती है, शुक्र जनन या अंड जनन की क्रिया होती है, तब होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिससे गुणसूत्रों की संख्या क्या बढ़े, आपके संतुलित बनी रहे। पर थैलोफाइटा में क्या होगा, जाइगोट, जाइगोट कैसा होगा आपका 2n होगा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। जाइगोट में क्या होगा आपका अर्धसूत्री विभाजन होगा और उससे क्या बनेगा, नए पौधे का निर्माण हो जाएगा। तो ये थैलोफाइटा के लक्षण बताए उन्होंने। थैलोफाइटा के ये करेक्टर किसने बताए थे आपके, ओसवाल्ड और टिप्पो ने कहा कि थैलोफाइटा वो होता है जिसका पादप शरीर जड़ तना और पत्ती में विभेदित नहीं होता है। वो सारे किस में आ जाएंगे आपके थैलोफाइटा में। अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, सॉरी चल बीजाणु लिखोगे यहाँ पर, मिस हो गया, चल बीजाणुओं के द्वारा। अलैंगिक जनन चल बीजाणुओं के द्वारा होता है। युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन से नए पादप का निर्माण, जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होगा और नए पादप का आपका क्या होता है, निर्माण होता है। अब उन्होंने क्या किया, थैलोफाइटा को आगे ग्रुप और सब ग्रुप में बांटा। वो कौन कौन से वो अपन देखते हैं। इन्होंने थैलोफाइटा को किस किस में बांटा था वो अपन देखते हैं, 10 ग्रुप्स में बांटा था वो अपन देखते हैं। अब देखो थैलोफाइटा, थैलोफाइटा को 10 संघ में बांटा, 10 संघ थे थैलोफाइटा के। कौन कौन से थे वो अपन देखेंगे, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में दे रखा है। साइनोफाइटा, पहला आपका साइनोफाइटा, साइनोफाइटा, इनको ध्यान रखना आपको, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके। साइनोफाइटा नील हरित शैवाल, इनमें कौन होते हैं आपके, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल जिनको बोलते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे नोस्टॉक, इसका एग्जांपल है नोस्टॉक। ब्लू ग्रीन, साइनो, साइनो यानी हरा, सॉरी नीला, और नील हरित शैवाल किसमें आते हैं आपके साइनोफाइटा में, जिसका एग्जांपल आपका नोस्टॉक। अच्छा एग्जांपल है, इसको ध्यान रखना आपको। अगला देखते हैं युग्लिनोफाइटा, इसको तो डायरेक्ट याद हो जाएगा। युग्लिनोफाइटा में कौन आ जाएगी आपकी युग्लिना, युग्लिनोफाइटा मतलब जिसमें कौन आ जाएगा आपका युग्लिना। युग्लिना क्या है आपका, पादप जगत और जंतु जगत के बीच की युग्लिना। एक बार भी मैं नीचे तक
पादप जगत व जंतु जगत के बीच की योजक कड़ी कौन है आपकी? युगलिना। तो युगलिनोफाइटा में कौन आ गया आपका? युगलिना। देखो युगलिना एक ऐसा जीव है जो क्या करेगा, जब उसको सनलाइट मिलती है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, तो वो प्रकाश संश्लेषण करता है, और जैसे उसको सनलाइट नहीं मिलती है तो वो क्या करने लग जाता है, आपके विषम पोषण करने लग जाता है। तो ये दोनों के बीच की योजक कड़ी है, पादप जगत और जंतु जगत। योजक कड़ी, ये आपके क्वेश्चन आते हैं बेटा, ध्यान रखना। कड़ी पादप व जंतु दोनों के बीच की क्या आपकी? योजक कड़ी। अगली क्लास कौन सी है आपकी? क्लोरोफाइटा, मतलब हरे कलर के क्लोरोफाइटा। इसमें कौन आएगी? ग्रीन एल्गी आ जाएगी। हरी शैवाल कौन आएगी आपकी? हरी शैवाल। मतलब इनमें कौन सा वर्णक हावी होगा आपका? क्लोरोफिल। ग्रीन शैवाल इसका एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स, इसका एग्जाम्पल है आपका यूलोथ्रिक्स। तो क्लोरोफाइटा या क्लोरोफाइसी में कौन आएंगे आपके? हरी शैवाल आएंगे, जैसे आपके यूलोथ्रिक्स है, क्लेमाइडोमोनास है, बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हरी में कौन आएंगे? हरे वाले शैवाल। क्लोरोफाइटा आ गया। नेक्स्ट अपन चलते हैं क्राइसोफाइटा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों है वो देखते हैं। क्राइसोफाइटा, क्राइसोफाइटा में आएगी पीली हरी शैवाल। कौन सी आएगी आपकी? पीली हरी शैवाल। देखो जो शैवाल होती है उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, फाइको इरिथ्रिन होता है, फाइको इरिथ्रिन होता है, फाइकोसाइनिन होता है, फाइकोजेंथिन होता है। पर चाहे कोई सा भी आपका शैवाल हो, क्लोरोफिल ए तो उसमें होता ही होता है। जैसे आपकी पीली हरी शैवाल है तो इसका मतलब थोड़ी इसमें पीला ही वर्णक पाया जाएगा, साथ में क्लोरोफिल ए तो होगा। ये सब्सिडेटरी क्या होगा आपका? पिगमेंट होगा, कलर होगा। तो जो क्राइसोफाइटा होता है उसमें कौन आती है आपकी? पीली हरी शैवाल, जैसे डाइटम और डेस्म। डाइटम, डाइटम एक एग्जांपल और देख लो, वुकेरिया। वुकेरिया ये शैवाल है। अब देखो डाइटम कैसे इंपॉर्टेंट है उसको अपन डिटेल से देखेंगे। जो डाइटम होते हैं इनका जो शरीर होता है वो किसका बना होता है? सिलिका, SiO2 सिलिका का बना होता है। जैसे जैसे डाइटम डेस्ट्रॉय होते रहेंगे एक मृदा का निर्माण होता है जिसको बोलते हैं डाइटमी सॉइल, डाइटमी मृदा। ये मृदा इकट्ठी होती रहती है कहाँ? आपके समुद्र के नीचे। जहां जैसे सी जो समुद्री इलाके हैं वहां पे क्या किया था? मकान बनाने में इस डाइटमी मृदा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कलर पॉलिश करने में भी इस मृदा का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जो कफ सिरप होती है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। तो क्राइसोफाइटा में आते हैं आपके डाइटम्स। तो इनका इंपॉर्टेंट रोल क्या है? सिलिका के निर्माण में, या ये कह सकते हैं जो आपके एक नई मृदा का निर्माण करते हैं। ये वाला टॉपिक आप अपन देखेंगे, इससे जब शैवालों का महत्व पढ़ेंगे, आर्थिक महत्व पढ़ेंगे, उस टाइम अपन इसको डिटेल से देखेंगे। ये अभी आया तो मैंने आपको एक बेसिक सा बताया। फिर चलते हैं पायरोफाइटा। पायरोफाइटा अगली कौन सी आपकी? पायरोफाइटा। पायरोफाइटा में आएंगे क्रिप्टोड, शैवाल का नाम है आपका क्रिप्टोमोनिडेंस। क्रिप्टोमोनिडस ये क्या होगी आपकी? पायरोफाइटा। मतलब इसमें पायरेनोइड्स पाए जाते हैं। पायरेनोइड एक स्पेसिफिक संरचना होती है, ऐसी सी प्यालेनुमा संरचना होती है जो प्रकाश संश्लेषण में काम आती है। अगली क्लास देखते हैं अपन फियोफाइटा यानी भूरी शैवाल। फियोफाइटा फियो का में कैसी होगी आपकी? भूरी शैवाल। भूरी शैवाल होगी। देखो भूरी शैवाल में एक इंपॉर्टेंट शैवाल का एग्जांपल है आपका सार्गेसम, सार्गेसम और फ्यूकस।
ये इंपॉर्टेंट क्यों है? एक अपने सी है, एक समुंदर है जिसका नाम है सार्गेसम सी समुद्र। उस समुद्र में ये शैवाल सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, भूरी शैवाल है, इसीलिए उस सी का नाम क्या कर दिया अपन ने? सार्गेसम सी, यानी सार्गेसम समुद्र। और उसका कारण क्या है आपका? ये शैवाल। कौन सी शैवाल है? फियोफाइटा की है सार्गेसम। तो इसीलिए उस समुद्र का नाम भी क्या कर दिया आपका? सार्गेसम सी कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका रोडोफाइटा, यानी लाल शैवाल। रोडोफाइटा, रोडोफाइटा में कौन सी शैवाल आएगी? लाल शैवाल आएगी। लाल शैवाल आएगी किसमें? आपकी रोडोफाइटा में। इसका एग्जाम्पल है आपके पॉलीसाइफोनिया। इसका एग्जाम्पल है आपका पॉलीसाइफोनिया। आपको इनको ध्यान रखना है, अपन इनकी डिटेल पढ़ेंगे। यूग्लिनोफाइटा में कौन कौन आता है? अभी एक बेसिक, आपका अभी बेसिक लेक्चर चल रहा है, उसमें आपको बताया जा रहा है कि यूग्लिनोफाइटा में कौन आ रहा है। रोडोफाइटा मतलब लाल एल्गी या लाल शैवाल, इसका एग्जाम्पल आपका पॉलीसाइफोनिया। अगला देखते हैं अपन 8वां साइजोमाइकोफाइटा। साइजोमाइकोफाइटा, साइजोमाइकोफाइटा, इसमें कौन आएंगे? आपके जीवाणु आ जाएंगे। इसमें कौन आ जाएंगे? आपके बैक्टीरिया आ जाएंगे, जितने भी टाइप्स के बैक्टीरिया। अगला है आपका मिक्सोमाइकोफाइटा। मिक्सोमाइकोफाइटा, मिक्सोमाइकोफाइटा, इसमें आ जाएंगे स्लाइम मोड्स। कीचड़ में जो पंख उगती है वो स्लाइम मोड्स किसमें आ जाएंगे? आपके इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन लास्ट वाला, बोल नहीं होना बिल्कुल भी। यूमाइकोफाइटा, लास्ट है आपका यूमाइकोफाइटा। लास्ट क्या आपका? यूमाइकोफाइटा। इसमें आ जाएंगे वास्तविक कवक। इसमें क्या आ जाएंगे? आपके वास्तविक कवक, मतलब ट्रू जो फंगस होती है वो क्या होती है? वास्तविक कवक। वास्तविक कवक किसमें आ जाएंगे? वास्तविक कवक आ जाएंगे आपके इसमें। यूमाइकोफाइटा जैसे है आपका म्यूकर है, एग्जाम्पल देख लो, म्यूकर, राइजोपस, राइजोपस ब्रेड वाला कवक, ये सारे किसमें आ जाएंगे? आपके यूमाइकोफाइटा। तो थैलोफाइटा को अपन ने देखा कि थैलोफाइटा को 10 संघ में बांटा है। साइनोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, क्राइसो। ये फाइटा क्यों लग रहा है? ये प्लांट के लिए लग रहा है। साइजोफाइटा, मिक्सोफाइटा और यूमाइकोफाइटा। देखो, जब से पंचजगत संकल्पना अपन पढ़ेंगे, R.H. विटेक ने दी थी 5 किंगडम स्कीम या पंचजगत संकल्पना, उसमें देखेंगे शुरू में जो कवक है, बैक्टीरिया, इनको प्लांट में माना जाता था क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। पर बाद में जब पंचजगत संकल्पना आई तो इनको अलग से मोनेरा है, प्रोटिस्टा, फंजाई का अलग ग्रुप बन गया, एनिमेलिया का अलग बन गया, प्लांटी का अलग, उनसे अलग अलग से। पर शुरुआती स्टेज में इनको एक साथ सम्मिलित रूप से अध्ययन किया। तो अपन ने देखा कि थैलोफाइटा में किस किस को रखा गया है। इसके अलावा जो 7 वर्ग है, 7 संघ है, ये तो शैवालों के हैं। बाकी किसके हैं? आपके कवकों के हैं। देखो ये जो 7 है ये तो क्या है आपके? ये तो शैवाल है। यहां तक तो आपके कौन है? आपके शैवाल है। ये सारे क्या है? आपके एल्गी है या शैवाल है। ये शैवाल आपके। और जो 3 है लास्ट वाले, ये किसके हैं? साइजोमाइकोफाइटा, इसमें जीवाणु आ जाएंगे। इस दोनों में क्या आ जाते हैं? आपके कवक। तो अपन ने देखा कि थैलोफाइटा में कितने उपसंघ है? वो 10 है, जिसमें 7 तो किसके हैं? आपके शैवालों के हैं, और लास्ट वाले किसके? कवक और जीवाणु। इनको अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। आ सकता है साइनोफाइटा के एग्जाम्पल बताओ, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। नीलहरी शैवालों किसमें रखा गया है? साइनोफाइटा में।
BGA भी बोलते हैं इसको, शॉर्टकट ब्लू ग्रीन एल्गी। तो आप इन सबको डिटेल से देखोगे। अपना अगला लेक्चर होगा वो जूलॉजी का होगा, और हो सकता है इसका बॉटनी का पहले हो जाए। ये दोनों अल्टरनेट चलाने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। अब आप करोगे क्या, इन लेक्चर्स को देखोगे और इनसे रिलेटेड जैसे ये टॉपिक खत्म होंगे तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगी, तो आप इनको बार बार रिवाइज करती दीजिए। वो लिस्ट ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपके डाल दूंगी, तो उनको आप टिक करने की कोशिश कीजिए कि कितने आप सही कर पा रहे हैं। अपना खुद का एग्जामिन कीजिए कितने सही कर पा रहे हैं। फिर जैसे जैसे अपना सिलेबस धीरे धीरे बढ़ रहा है उस हिसाब से पीछे वाले टॉपिक भी अगले वाले में ऐड करते रहेंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस। पर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे, साथ में क्या करोगे आप, एनसीईआरटी आप अभी तो मार्केट में तो मिलेगी नहीं, तो आप एनसीईआरटी की साइट से एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड कर लीजिए। एनसीईआरटी एक पर्टिकुलर बुक चलती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वैसी की वैसी है। एनसीईआरटी के नाम से बहुत सारी बुक्स आती है, उस पर नहीं जाना है, सिर्फ अपन को एनसीईआरटी की साइट पे देख के एनसीईआरटी की बुक डाउनलोड करना है। इसके अलावा घर पे रहिए, सेफ रहिए, घर से बाहर कहीं जाना नहीं है आपको, कांटेक्ट का ध्यान रखना है। कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, राजस्थान में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप अपनी सेफ्टी रखिए, घर वालों की सेफ्टी रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।